उस वीराने और आदमखोर जंगल में रवि और दीपू नाम के दो शख्स अंधेरे में बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, पेड़ों के पीछे छिपा किसी औरत का साया उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। लगता है हम खजाने के बहुत बहुत करीब हैं। मगर ये पायल की आवाज और ये हंसी, ये जरूर वही है। दोनों चलते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच गए थे। दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक सामने का नजारा देखकर दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। सामने का नजारा बहुत खौफनाक था। उसने हमें देख लिया। मगर जैसा बूढ़े ने बताया था, हमें डरना नहीं है। डरना नहीं है। डरा सहमा रवि खुद को ही तसल्ली दे रहा था, जबकि अभी अभी जो नजारा उसने देखा था वो दिल की धड़कनें रोक देने वाला था। रवि अपना होश संभालते हुए पीछे मुड़कर दीपू को देखता है, मगर ये क्या, पीछे दीपू था ही नहीं। आंसू आ जाते हैं। बूढ़ा उनकी तरफ देखकर बोलता है, घबराओ मत बेटा, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, और किसी का जीना और मरना भी सिर्फ उसी के हाथों में है। थोड़ी देर के लिए उन तीनों के बीच खामोशी छा गई। तीनों कुछ सोचते हुए जलती हुई आग को घूर रहे थे। तब तक उस बूढ़े की पोती, जिसका नाम उर्वशी था, झोपड़ी से बाहर आते हुए बोलती है, बाबा, खाना बन गया है, चलकर खा लीजिए। उर्वशी बेहद खूबसूरत थी। दीपू और रवि उसे देखते रह गए। फिर बूढ़े ने उन दोनों से कहा, चलो बेटा, आज रात का खाना तुम दोनों भी हमारे साथ खा लो। पहले तो रवि और दीपू ने मना किया, मगर जब बूढ़े और उर्वशी ने कई बार कहा तो वो मान गए। आखिर वो दोनों भी दिन भर के भूखे थे। खा पीकर तीनों फिर अलाव के पास आ गए थे। रवि फिर वही बातें करने लगा। बाबा, आप कुछ तो बोलिए, हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं। बूढ़ा खामोशी से आसमान की तरफ देखता है, फिर गंभीरता से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने जल्दी से जो ढेर सारे पैसे पाने की जिद पकड़ी है बेटा, वो रास्ता बेहद खौफनाक है। वो डंकिनी बहुत ही खतरनाक है। बाबा, अब हमें जीने मरने का डर नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिख रहा है। तुम्हारे पहले भी कई लोगों ने डंकिनी के गहने चुराने की कोशिश की थी, मगर डंकिनी उनका कलेजा निकालकर उनके खून से अपनी प्यास बुझा चुकी है। मगर तुम्हें फिर भी नहीं मानना है तो सुनो, यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर के घने जंगलों में राज चलता है डंकिनी का। वो एक बहरूपिया डायन है। रूप बदलना और लोगों का धोखे से शिकार करना उसे बहुत पसंद है। तो बाबा, क्या कोई तरीका नहीं है उसके हीरे मोतियों के गहने चुराने का? तरीका है तुम्हारी बुद्धि और समझ। डंकिनी तुम्हें देखने से ज्यादा तुम्हें सूंघ कर महसूस करती है, और डर तो वो तुरंत सूंघ लेती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, उससे डरना मत। मैं तुम्हें कुछ चीजें देता हूँ जिससे उसे तुम्हें पहचानने में मुश्किल होगी। ये लो, ये गीदड़ की खाल है। जंगल में घुसने से पहले तुम इसे अपने शरीर पर ओढ़ लेना, जिससे वो तुम्हें सूंघ नहीं पाएगी और जंगली गीदड़ समझेगी। और ये कुछ मदार के फूल अपने हाथ में रखना, उसे नफरत है मदार के फूलों की खुशबू से। अब जाओ,
ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। दीपू और रवि बूढ़े बाबा से सारी जानकारी लेते हैं और निकल पड़ते हैं डंकिनी के गहने चुराने। अपने पीछे दीपू को ना पाकर रवि बौखला गया था। वो उसे आवाज लगाता हुआ डरा सहमा फिर से उसी रास्ते पर लौटता है। दीपू, दीपू, तू कहाँ है? कहाँ है दीपू? दीपू को खोजता हुआ रवि जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। रवि मेरे दोस्त, मैं फंस गया हूँ इस पेड़ पर, मुझे उतार मेरे यार। हमें डंकनी का गहना खोजना है। नहीं, नहीं, तू दीपू नहीं है, नहीं। तुम इंसान इस जंगल में सिर्फ लालच की वजह से आते हो, डंकिनी के गहनों का लालच। मगर इस लालच की वजह से मुझे तुम्हारा शिकार करने का मौका मिलता है। बेतहाशा दौड़ने की वजह से रवि का शरीर अब जवाब दे चुका था। शायद अब वो डंकनी का शिकार बनने वाला था। वो बेदम होकर जमीन पर गिर गया था। डंकनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई बेहद करीब आ गई थी। वो उसे मारने ही वाली थी कि अचानक कहीं से दीपू रवि और डंकनी के बीच आ गया। ये तुझे कहाँ मिला? हटा इसे, सामने से हटा, हटा दे। हटा। रवि बिल्कुल बदहवास हो गया था। वो बेहोशी की हालत में था। फिर दीपू ने सहारा देकर उसे उठाया और जंगल से बाहर ले जाने लगा। उस खौफनाक जंगल से डंकनी जैसी मौत को चकमा देकर दीपू अपने साथी के साथ बाहर आ चुका था। मगर दीपू तो पिशाच में बदल गया था। फिर उसने कैसे डंकनी को हराकर अपनी और अपने दोस्त की जान बचाई। मैं कहाँ हूँ? नहीं, 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 तू दीपू नहीं, पिशाच है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ रवि, तूने जिसे देखा था वो पिशाच ही था, मगर मैं नहीं। मगर तू गायब कहाँ हो गया था और बचा कैसे? उस वक्त जब हम दोनों भागे, तू काफी आगे निकल गया। मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा था। मैं धीरे धीरे दौड़ रहा था। तभी अचानक मेरे सामने डंकनी आ गई। उसने मुझे मारने के लिए पकड़ा ही था कि मेरा पैर एक गड्ढे की तरफ फिसल गया। उस गड्ढे में ढेर सारे मदार के पौधे थे। डंकनी मुझे एक झटके में मार देती अगर मैं उन मदार की झाड़ियों से बाहर आ जाता। मगर बाबा ने जैसा बताया था, उसे मदार के पौधों से नफरत थी। मुझे आसान शिकार समझ वो मुझे छोड़कर चली गई। उधर जब तुम भाग रहे थे तो उसने मेरा रूप बनाकर तुम्हें डराने की कोशिश की। मगर तुम्हें डंकिनी के गहने कहाँ मिले? उधर डंकिनी रवि का शिकार करने में खोई हुई थी। इधर मौका देखकर मैंने उसके गहने की तलाश की, जो कि एक पेड़ की जड़ में छिपे थे, जिनसे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। मैंने जल्दी से उन गहनों को खोदकर बाहर निकाला। हर गहने में खून लगा था। उन्हीं गहनों में मुझे मिला एक त्रिशूल, जिस पर खून नहीं लगा था। बस मुझे अंदर से महसूस हुआ कि शायद इस त्रिशूल से ही डंकनी को काबू किया जा सकता है। मैंने कोशिश की और मैं कामयाब रहा। इस तरह से मैंने अपनी और रवि की जान बचाई। इंसान जब अपनी सूझबूझ और सच्चे मन से कोशिश करता है तो उसे जरूर कामयाबी मिलती है। रवि और दीपू कामयाब हो गए थे। उन्होंने वो रात बूढ़े बाबा की झोंपड़ी में गुजारी और फिर सुबह जाने से पहले खजाने का कुछ हिस्सा उन्हें देकर अपनी मंजिल पर लौट गए।
शहर बिल्कुल सुनसान हो गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था। काफी रात हो चुकी थी। रजत अपने घर लौट रहा था। वो बड़ी ही स्पीड से बाइक चला रहा था। एक अजीब सा डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी से पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। उसका ध्यान बाइक चलाने पर था ही नहीं। वो तो अपने साथ हुए उस हादसे को ही याद करके बेचैन हो रहा था। पता नहीं वो मेरा पीछा कब छोड़ेगी। घर जाते ही सबको सब कुछ बता दूंगा। हे भगवान, तेरा शुक्र है, आज तूने मेरी जान बचा ली। रजत बड़ी तेजी से बाइक चला रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसकी आंखों के सामने एक ही चेहरा बार बार आ रहा था। क्यों मुझे उसका चेहरा बार बार याद आ रहा है? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर वालों को भी क्या समझाऊंगा? पता नहीं वो कितना सच मानेंगे मेरी बात को। सब मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। शादी का घर है और दूल्हा ही घर से बाहर है। सबको कितनी चिंता हो रही होगी। बस एक बार जल्दी से घर पहुंच जाऊं। रजत अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसके सामने एक ट्रक आ गया। उस ट्रक के सामने एक लड़की का काला साया खड़ा था। रजत बुरी तरह से घबरा गया और उसकी बाइक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रजत बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो पूरी रात सड़क पर ही पड़ा रहा। कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो गई। उस लड़की का काला साया उसके सामने खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था। वो एक लड़की थी जिसने रजत की जान ली। कौन थी वो लड़की? सबको लगा कि ये एक सड़क हादसा था। स्पीड इतनी तेज होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसकी वजह थी एक लड़की और उसका रजत के लिए अंधा प्यार। रजत की मौत को 2 महीने हो चुके थे। उसकी मौत से 2 दिन पहले ही रजत की शादी थी। लेकिन उसकी मौत के बाद मानो घर में मातम सा छा गया। एक हंसते खेलते घर की सारी खुशियां चली गईं। रजत के माता पिता इस हादसे को भूल नहीं पाए थे। उन्हें उनके बेटे का शरीर ही नहीं मिला। बस हादसे की जगह रजत की मोटरसाइकिल और उसका पर्स मिला। उसकी लाश कहाँ गई ये किसी को पता नहीं चला। हमारे बेटे को गुजरे 2 महीने हो गए हैं। उसके शरीर का कुछ पता नहीं चला। कितनी बार तो पुलिस चौकी के चक्कर लगा आया हूँ रजत की माँ। उन्हें कुछ पता नहीं कि रजत का शरीर कहाँ गया। उस ट्रक ड्राइवर का शरीर तो मिल गया था, फिर मेरे बेटे का शरीर उन्हें क्यों नहीं मिला? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। यही ठीक रहेगा कि हम इस बात को भूलने की कोशिश करें। कैसे भूल जाऊं? अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शादी से 2 दिन पहले इतनी रात को सुनसान सड़क पर रजत गया ही क्यों? वो तो कभी घर पर बिना बताए कहीं नहीं जाता था। जो भी हो, मैंने तो अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया। उस हादसे के 1 महीने पहले रजत अपने माता पिता से मिलने अपने घर आया हुआ था। वो शहर में नौकरी करता था। उसके पड़ोस वाले घर में नीलम उसके बचपन की दोस्त रहा करती थी। नीलम को हमेशा से ही रजत पसंद था। जब भी रजत अपने घर आता तो नीलम उसके घर ही रहती थी। वो रजत का हर बार इंतजार करती थी। रजत को नीलम का ये बर्ताव पसंद नहीं था। नीलम, तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है क्या? नहीं, सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त हो और मुझे तुम्हारे साथ ही टाइम बिताना अच्छा लगता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। लेकिन मुझे तो बड़े होकर भी तुम्हारा ही साथ अच्छा लगता है। रजत जब शहर में काम कर रहा होता था तब बार बार नीलम उसे फोन करती थी। रजत को नीलम से अब चिढ़ होने लगी थी। वो धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा था। इस बार जब रजत अपने घर आया, उसके पिता ने बताया कि उन्होंने उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी से तय कर दी थी।
रजत भी अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी करना चाहता था। वो इस फैसले से खुश था, लेकिन जैसे ही नीलम को ये बात पता चली तो वो दौड़ती हुई आई। मैं ये क्या सुन रही हूँ रजत? तुम शादी कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बस मेरे हो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, नीलम होश में आओ, अब हम बच्चे नहीं रहे। और मैं भी तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। जिद मत करो नीलम, जाओ यहाँ से। तुम्हें इतनी रात को किसी ने मेरे घर पर देख लिया तो अच्छा होगा कि हमारा नाम जुड़ जाएगा और फिर हमारी शादी हो जाएगी। जाओ यहाँ से नीलम, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं खुश हूँ। अगर नहीं होती तो? नहीं होती ना, तब भी हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं था और ना ही कभी होगा। ऐसा मत कहो रजत, तुमने अगर मुझे नहीं अपनाया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज नीलम, संभालो खुद को। मैंने तुम्हें हमेशा बस दोस्त समझा है। जाओ यहाँ से और अब इस घर में दोबारा मत आना। नीलम का दिल टूट जाता है। कुछ दिनों बाद खबर मिलती है कि नीलम ने आग में जलकर अपनी जान दे दी। रजत को इस हादसे से सदमा लग जाता है। उसे दुख भी हो रहा था और वो डर भी गया था। ऐसा क्यों किया तुमने नीलम? मेरे लिए अपनी जान दे दी, अपनी फैमिली का तो सोचा होता। इस हादसे से रजत काफी परेशान हो गया था। नीलम का चेहरा उसके सामने बार बार आ जाता था। उसी रात रजत जब सो रहा था तभी उसकी आंख खुली और सामने का नजारा देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया। उसके ऊपर काला साया मंडरा रहा था। वो साया नीलम का था। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें तो मैं किसी हालत में पा कर ही रहूंगी। नीलम का साया रजत का गला दबाने लगा। उसका दम घुटने लगा। फिर साये ने रजत को छोड़ दिया। इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जितना तूने मुझे तड़पाया है उतना ही तू भी तड़पेगा। देखती हूँ कैसे शादी करेगा तू। रजत अपना होश संभालते हुए बिस्तर से उठता है। वो पूरी तरह से कांप रहा था। उसका शरीर डर से पीला पड़ गया था। वो जोर जोर से सांसें लेने लगा। उसने जैसे ही सामने देखा, नीलम का साया उसके सामने खड़ा था। क्या हुआ? तुझे लगा मैं चली गई? इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। तेरे लिए आग में कूद गई मैं। मेरी ये खूबसूरती तेरे लिए ही थी, लेकिन तूने मेरी कद्र नहीं की। अब तू पछताएगा। तेरी शादी से पहले अमावस्या की रात है। मैं उसी वक्त ले जाऊंगी तुझे अपने साथ। रजत को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात किसको बताए। उसने कई बार मम्मी पापा को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन नहीं बता पाया। शादी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे रजत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, क्या करूं मैं? कहीं नीलम मुझे सच में अपने साथ तो नहीं ले जाएगी ना? रजत दिन रात इस सोच में डूबा रहता था। अब उसे अपने मम्मी पापा और अपनी होने वाली पत्नी की भी चिंता हो रही थी। कहीं नीलम ने मम्मी पापा को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रजत कैलेंडर में 8वीं तारीख को घंटों देखता रहता। नीलम ने वही तारीख दी थी रजत को, जिस दिन वो रजत को हमेशा के लिए खुद के साथ ले जाने वाली थी। और आखिरकार 8वीं तारीख आ गई। रजत बुरी तरह से घबराया हुआ था। अचानक उसका फोन बजता है और उसे खबर मिलती है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। वो घबराता हुआ घर से निकलता है और फोन पर बताए गए रास्ते की तरफ बढ़ता है। उसे दिखता है कि चारों तरफ सुनसान पहाड़ी है और एक बरगद का पेड़। रजत वहां से भागने लगता है
और तभी नीलम का साया उसके सामने आ जाता है। कैसे हो रजत? कितने दिनों बाद मिले हो। आओ, मेरे पास आओ। रजत भागने लगता है, तभी नीलम का साया उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो जिस भी ओर भाग रहा था, नीलम का साया उसके सामने आ रहा था। रजत दौड़ते हुए अपनी बाइक की तरफ भागा। वो वहां से तुरंत निकल जाना चाहता था। चाहे कितना भी भाग लो रजत, आज तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। महाराष्ट्र के साधनाबाई कॉलेज में नील और व्योम नाम के दो नए लड़के पढ़ने के लिए आए थे। दोनों पुराने दोस्त थे और बहुत ही होशियार थे। किसी ज़माने में नील के दादाजी इसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो नील ने यही एडमिशन लेने की सोची थी। और फिर व्योम उसके बचपन का दोस्त था, तो उसने भी सोचा कि वो भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेगा। कॉलेज थोड़ा सुनसान इलाके में था। नील और व्योम एडमिशन लेने के बाद सारा दिन कॉलेज में घूमते रहे। फिर नील ने व्योम को बताया, तुझे पता है व्योम, मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इस कॉलेज के साथ। बचपन में मैं भी कभी कभी किसी फंक्शन में अपने दादाजी के साथ आया करता था। सही कह रहा है यार तू, ये कॉलेज सच में काफी पुराना और खूबसूरत है। दोनों घूमते हुए कॉलेज के ग्राउंड से होते हुए कॉलेज के पीछे पहुंच चुके थे। कॉलेज के पीछे एक लाइब्रेरी थी जो काफी पुरानी थी और उस पर अंग्रेजों के जमाने का ताला लगा हुआ था। नील उस लाइब्रेरी को देखकर ठिठक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आने लगी। वो उसे घूरे ही जा रहा था। फिर व्योम ने नील से कहा, क्या हुआ नील, तू उधर क्या देख रहा है? क्या है वहां? नील खुद को संभालते हुए बोला, कुछ तो नहीं, कुछ नहीं है वहां पर। व्योम समझ चुका था कुछ तो बात थी जो नील उससे छुपा रहा था। उसने उससे पूछा कि वो लाइब्रेरी बंद क्यों पड़ी है, जबकि इस कॉलेज में कोई दूसरी लाइब्रेरी नहीं है। नील ने उसे उंगली के इशारे से चुप रहने को कहा। फिर दोनों उस लाइब्रेरी को देखते हुए वहां से चले गए। नील और व्योम को उसी कॉलेज के एक हॉस्टल में रूम मिला। दोनों के कमरे भी एक ही थे। रात के वक्त कमरे में हल्की रोशनी थी। व्योम गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके सामने खड़ा होकर उसे ही घूर रहा था। ऐसे किसी को सामने देखकर व्योम काफी डर गया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। वो अपने बिस्तर से उठकर बैठा और डरते हुए बोला, कौन? अंधेरे में खड़ा हुआ वो शख्स आगे बढ़ता हुआ उसके बेड के नजदीक आया। ये कोई और नहीं बल्कि नील था। उसे देखते ही व्योम गुस्से से बोला, ये तू है नील? ओफो, तूने तो मुझे डरा दिया था बेवकूफ। नील अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसने व्योम को इशारे से चुप रहने के लिए कहा और फिर अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। व्योम पहले तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर वो नील के साथ बाहर चलने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में दोनों कॉलेज के ग्राउंड में थे। इतनी रात गए हम यहाँ क्यों आए हैं नील? अब कुछ बोलेगा भी? तुझे कुछ दिखाना है? क्या दिखाना है? फिर नील ने उस लाइब्रेरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसके लिए हमें उस बंद लाइब्रेरी के अंदर जाना होगा। तू पागल है क्या? हम इस वक्त उस लाइब्रेरी में क्या देखेंगे? और ऊपर से वहां ताला लगा हुआ है। कुछ बहुत जरूरी है व्योम। मैं कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। व्योम एक बार फिर हैरानी से उस लाइब्रेरी की तरफ देख रहा था। ऐसा क्या था उस लाइब्रेरी में जो इतनी रात गए नील उसे यहाँ ले आया था? चल आजा, मुझे इसके अंदर घुसने का एक रास्ता और पता है जो कि लाइब्रेरी के पीछे है। व्योम ना चाहते हुए भी नील के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त था। कुछ ही देर में नील और व्योम उस पुरानी जर्जर हो चुकी लाइब्रेरी में थे। पूरी लाइब्रेरी मकड़ी के जालों से भरी पड़ी थी।
किताबों और मेजों पर बहुत सारी धूल जम गई थी। नील उस अंधेरी लाइब्रेरी में चारों तरफ टॉर्च जलाकर देख रहा था कि तभी व्योम ने उसे पूछा, यार नील, ये लाइब्रेरी आखिर कितने दिनों से बंद पड़ी है? कॉलेज को चाहिए कि वो इसे ठीक कराकर फिर से स्टूडेंट्स के लिए खोल दे। कॉलेज में एक लाइब्रेरी का होना जरूरी है। ये लाइब्रेरी फिर कभी नहीं खुल सकती व्योम। ऐसा क्यों? नील ने व्योम को उस लाइब्रेरी पढ़ते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उस अंधेरी लाइब्रेरी में अजीब सी हलचल होने लगी। नजर कुछ भी नहीं आ रहा था, मगर ऐसा लग रहा था मानो आंधी चल रही हो और सब कुछ हिलडुल रहा था। नील बिना रुके मंत्र पढ़ता जा रहा था और उसके पीछे खड़ा व्योम काफी डरा हुआ था। तभी अचानक कमरे में किसी के हंसने की आवाज आने लगी, जो कि काफी डरावनी थी। व्योम डर के मारे कांपने लगा था। नील लगातार मंत्र पढ़ रहा था। वो हंसने की आवाजें रैक में रखी हुई किताबों से आ रही थी। तभी अचानक रैक में रखी हुई एक किताब से मरमराती हुई आवाज आई, मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से, चला जा। आवाज सुनकर व्योम का खून जम सा गया। उसने चीखते हुए नील से कहा, मैं कहता हूँ भाग यहाँ से नील, भाग। उस खौफनाक आवाज को सुनकर अब नील की भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। दोनों किसी तरह उस लाइब्रेरी से बाहर आ गए। नील और व्योम वहां से किसी तरह जान बचाकर अपने कमरे में आ गए। नील चेयर पर बैठा हुआ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और व्योम उसके सामने खड़ा हुआ गुस्से में बोल रहा था, आज तेरी बेवकूफी के चक्कर में हम दोनों की जानें चली जाती। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी तुझे इतनी रात गए उस भूतिया लाइब्रेरी में जाने की? जो भी लोग वहां से गायब हुए हैं, जब उन्हें पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो हम कौन होते हैं? नील चुपचाप व्योम की बातें सुन रहा था। फिर उसने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया कि कैसे जब वो 10 साल का था तो उसके दादाजी इसी लाइब्रेरी से गायब हो गए थे। वो इस कॉलेज के कई सारे लोगों को जानता था जिनका एक वक्त के बाद कभी पता नहीं चला। उसने अपने बचपन में ही ये कसम खाई थी कि वो इस लाइब्रेरी के रहस्य से पर्दा हटाकर ही रहेगा। मुझे माफ कर दे यार, तुझे लेकर नहीं जाना चाहिए था उस भूतिया लाइब्रेरी में। ये कसम मैंने खाई थी, ना कि तूने। खैर, मैं भी भूलने की कोशिश करता हूँ उस बात को, और अच्छा होगा तू भी भूल जा। इस घटना को कई दिन गुजर गए। नील और व्योम उस घटना को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो दोनों जब भी उस लाइब्रेरी के पास से गुजरते उन्हें वही घटना याद आती थी। एक रात व्योम गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक रात में उसकी नींद खुली। उसने देखा नील अपने बिस्तर पर नहीं था। व्योम सोच में पड़ गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इतनी रात गए नील जा कहाँ सकता है। उसने कुछ देर उसका इंतजार किया, मगर नील शायद वहां था ही नहीं। व्योम परेशान होकर अपने हॉस्टल से बाहर आया और हॉस्टल के वॉचमैन से पूछा कि क्या उसने नील को कहीं बाहर जाते हुए देखा। वॉचमैन ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचकर कहा कि अभी कुछ देर पहले उसने नील को ग्राउंड की तरफ जाते हुए देखा। व्योम की आंखें खुली की खुली रह गई। नील फिर से उसी लाइब्रेरी की तरफ गया था। व्योम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नील अपनी जान देने पर क्यों तुला हुआ है। व्योम ने पहले सोचा कि उसे डीन या किसी और को बताना चाहिए। फिर उसने सोचा, नहीं, तब तक शायद देर हो जाए और उसकी लापरवाही की वजह से उसके दोस्त की जान चली जाएगी। आखिरकार व्योम ने उस लाइब्रेरी में अकेले ही जाने का फैसला किया। व्योम रात के अंधेरे में उस लाइब्रेरी के सामने खड़ा था। उस लाइब्रेरी से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। व्योम का गला सूखा जा रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे, मगर नील की जान बचाने के लिए उसे उस लाइब्रेरी में जाना ही पड़ा। नील किसी तरह हिम्मत करके उस लाइब्रेरी के अंदर घुस गया। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था।
नील हाथ में एक पुरानी और एक बड़ी सी किताब पकड़े खड़ा था और कांप रहा था। वो जैसे अपने वश में ही नहीं था। उस किताब से बेहद डरावनी आवाजें आ रही थी। अंदर आ जाओ बच्चे, मेरे पास आ जाओ। नील को देखकर व्योम काफी डर गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे देखते ही देखते अचानक किताब से सफेद बर्फ जैसा धुआं निकला और वो धुआं नील को अपने अंदर खींचने लगा। व्योम घबरा गया। उसने पास जाकर किताब में समाते हुए नील का हाथ कसकर पकड़ लिया। व्योम उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर देखते ही देखते नील के साथ वो भी किताब में समाता चला गया। दोनों की जोरदार चीख से लाइब्रेरी गूंज उठी। दोनों की जब आंखें खुली तो वो दोनों किसी बर्फीले जंगल में थे। दोनों चौंकते हुए खड़े होकर उस जंगल में चारों तरफ देखने लगे। तभी अचानक व्योम की नजर सामने पेड़ पर बैठे एक शैतान पर गई। वो उन दोनों को ही घूर रहा था। आखिर तुम आ ही गए मेरी दुनिया में। काफी दिन बाद कोई शिकार आया। यहाँ एक बार आने वाला कभी भी बचकर बाहर नहीं निकल पाता। उस शैतान को देखकर दोनों काफी डर गए। वो वहां से भागे, मगर तब तक वो शैतान भी पेड़ से नीचे उतरने लगा। दोनों उस घने जंगल में बेतहाशा भागते जा रहे थे। वो शैतान उन दोनों की जान लेना चाहता था। दोनों दौड़ते दौड़ते बिल्कुल बेदम हो गए थे। फिर व्योम ने नील से हाँफते हुए कहा, नील, क्या वो शैतान सच कह रहा था? क्या हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? रास्ता है व्योम। वो किताब अगर हमारे हाथ लग जाए तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, मगर उस किताब का मिलना लगभग नामुमकिन है। मगर तूने मेरे लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा था यार। बातें करते हुए वो दोनों जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो जैसे ही एक बड़े से पेड़ के पास से गुजरे, उन्हें आवाज आई। ये आवाज उस पेड़ की थी। कैसे हो नील? दोनों चौंक पड़े कि कोई पेड़ बात कैसे कर सकता है। दोनों डर गए थे। फिर से उस पेड़ से आवाज आई, मुझसे घबराओ मत मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे दादाजी की आत्मा हूँ जो इस पेड़ में कैद है। तुम्हारी तरह मैं भी उस शैतानी किताब के जरिए इस दुनिया में आया था जहाँ राज चलता है शैतान तंबोला का। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर काफी लंबे वक्त तक यहाँ उस किताब को खोजता रहा, मगर मेरे जीते जी मुझे वो किताब नहीं मिल सकी। दादाजी, मैं आपको यहाँ बचाने आया था। मुझे लगता था कि जब आप मिल जाओगे तो मैं आपको यहाँ से वापस ले जाऊंगा, पर आप तो... नील अपने दादाजी की ये हालत देखकर काफी दुखी हो गया था, मगर अब किया ही क्या जा सकता था। व्योम ने नील को संभालते हुए उस पेड़ से पूछा, मगर दादाजी, उस किताब को आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में लाया कौन था? उस किताब को उस अलमारी में लाने वाला उसी कॉलेज का डीन था, जो कि एक बुरा शख्स था। वो इस किताब की ताकत आजमाना चाहता था, मगर वो जो गड्ढा दूसरों के लिए खोद रहा था खुद भी उसी में गिर गया। अच्छा, अब तुम दोनों को यहाँ से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि वो शैतान तंबोला यहाँ आ जाए। मगर दादाजी, हम उस किताब के बगैर यहाँ से कैसे निकल सकते हैं?
वो किताब मैं तुम्हें देता हूँ क्योंकि वो मुझे मिली मगर मेरे मरने के बाद। इतना बोलते हुए उस पेड़ के ऊपर से एक किताब नीचे गिरी। नील और व्योम ने अपने दादाजी को अलविदा कहा और फिर नील ने कोई मंत्र पढ़ते हुए उस किताब को खोल दिया। देखते ही देखते दोनों उस किताब में समाते चले गए। अब दोनों फिर से उसी लाइब्रेरी में पहुंच गए। व्योम ने खुश होते हुए नील से कहा कि हमारी जान बच गई। फिर नील ने कहा कि हम दोनों की जान बच तो गई मगर अभी काम अधूरा ही है, हमें इस किताब को जलाना होगा। फिर उन दोनों ने मिलकर उस किताब में आग लगा दी। जब तक कि वो किताब जल नहीं गई, उसमें से भयानक चीखने की आवाज आती रही। कुछ ही दिनों बाद साधना बाई कॉलेज की वो लाइब्रेरी फिर से हरी भरी हो गई और ये कमाल था नील और व्योम के हिम्मती कदम का।